नमस्कार साथियों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने मुख्य परीक्षा पेपर 5 के सामान्य हिंदी और व्याकरण की एक नई सीरीज स्टार्ट की, जहां हमने लेक्चर 1 में देखा वर्णमाला। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि भाषा के रूप पर आधारित होगा। तो भाषा का रूप, भाषा का वर्तमान स्वरूप किस तरीके से बना, भाषा आज के वर्तमान में किस तरीके से अपने स्वरूप में आई, वो हम इस पे जानेंगे। जहाँ पे हम ये देखेंगे कि बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, विभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है। मुख्यतः हम ये भी जानेंगे कि भाषा के जो दो रूप हैं वो किस तरीके से बने, किस किस तरीके से उपयोग में लाए जाते हैं, वो भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाषा जो होती है वो मुख्य रूप से दो रूपों में पाई जाती है। एक होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। अब आप मौखिक का मतलब समझते होंगे कि जब किसी ध्वनि को बोलकर या सुनकर समझी जाती है तो वो उसका क्या कहलाती है, मौखिक रूप कहलाती है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं या ऐसे शहर होते हैं जहां एक बोली बोली जाती है जिसमें लोग मौखिक आधार पर ही लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरा भाग देखेंगे, यहाँ पे लिखित रूप होता है। जब हम अपने विचारों को बोलकर या बोलते हैं और हम जब उसे लिखते हैं तो वो होता है भाषा का लिखित रूप। तो यहाँ पे मुख्यतः देखेंगे कि भाषा के दो रूप होते हैं, जो एक मौखिक होता है और दूसरा क्या होता है, लिखित होता है। अब आप आगे जाएंगे और देखेंगे कि एक और रूप प्रचलित है जिसे बोलते हैं सांकेतिक रूप। जैसे आप देखते हैं कि जब भी आप कभी ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं, आप रोड में जाते होंगे तो ट्रैफिक लाइट देखते होंगे, वहां पे आप देखेंगे कि जब रेड लाइट जलती होती है तो उसका मतलब होता है रुकना, और जब ग्रीन लाइट होती है इसका मतलब होता है चलना। तो इस तरीके से एक सांकेतिक रूप भी होता है जो हमें यह बतलाता है कि ये भी एक भाषा के रूप में निर्धारित होती है। एक और एग्जांपल लेके देखें, जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, उसमें देखते हैं कि कुछ साइन बने होते हैं। जैसे आप जाएंगे, कभी प्लस का साइन देखा रेड कलर में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर हॉस्पिटल होगा। तो इस तरीके से एक सांकेतिक रूप में भी भाषा का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि बोली किसे कहते हैं। बोली किसे कहते हैं मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, बहुत सारे गांवों में एक ऐसी भाषा बनी जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, उसे ही कहा जाता है बोली। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी सीमित क्षेत्र में नियमित जनसंख्या के द्वारा की जाने वाली विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। पर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है और इसका क्षेत्र कैसा है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि बोली में एक जो मुख्यतः क्या होता है, उसका क्षेत्र कैसा होगा, सीमित होगा। किस जनसंख्या, एक नियमित जनसंख्या के द्वारा बोली जाएगी और विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, उसमें बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में मुख्यतः 600 बोलियां बोली जाती हैं और बाद में इनको क्या किया गया, इनको 17 बोलियों में विभाजित किया गया है। आप देखेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश में ही 8 बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से मुख्यतः है बघेली हो गई, बुंदेली हो गई, मालवी हो गई, निमाड़ी हो गई। ये ऐसी बोलियां हैं जो मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं और भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो बोली समझ में आ गया। बोली का क्षेत्र कैसा होगा, सीमित होगा, एक नियमित जनसंख्या के द्वारा बोली जाएगी, उसे हम कहते हैं बोली। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि उपभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे अब अगर देखें तो उपभाषा का स्वरूप क्या बोला गया है, उपभाषा का स्वरूप बोला गया है कि वह बोली जिसके साहित्य रचना होने लगती है, कोई ऐसी बोली जिसमें साहित्य की रचना की जाने लगे और बोली की अपेक्षा उसका क्षेत्र कैसा होगा, उसका क्षेत्र बड़ा होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उपभाषा। अब आप देखेंगे कि अवधी भाषा, एक होती है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, ये सब ऐसी भाषाएं हैं जिनकी बाद में बोली के पश्चात इनकी साहित्य रचना भी होने लगी। अब आपको पता होगा कि अवधी भाषा जो होती है, अवधी भाषा में रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा रचित की गई है, वो किस भाषा में रचित की गई है, वो अवधी भाषा में की गई है। तो यहाँ पे अवधी भाषा क्या हो गई, अवधी भाषा यहाँ पे एक उपभाषा हो गई जिसकी साहित्य रचना होने लगी और इसका क्षेत्र कैसा होगा, इसका क्षेत्र बड़ा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाषा क्या होती है। अब भाषा अपने स्वरूप में आई कैसे, भाषा किस तरीके से एक अपना जनमानस के रूप में एक भाषा का रूप परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी विस्तृत क्षेत्र में विस्तृत जनसंख्या के द्वारा मौखिक, लिखित व सांकेतिक रूप से की जाने वाली विचारों की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं।
अब जब भाषा होती है तो भाषा को एक नियमित रूप से या नियमित तरीके से लिखने के लिए उसका क्या होता है, उसका एक व्याकरण भी होता है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भाषा अपना रूप तभी लेती है जब उसका विस्तृत क्षेत्र हो, एक विस्तृत जनसंख्या में बोली जाने वाली हो और उसका एक खुद का व्याकरण हो। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि भाषा जो होती है, भाषा की भी एक साहित्य रचना की जाने लगती है तो भी वह भाषा का रूप परिवर्तित कर लेती है। तो समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है। यहाँ पे आपको एक चीज और सुनने को मिलेगी कि विभाषा क्या होती है। तो जब किसी बोली का, जब भी बोलियों का एक क्षेत्रीय विभाजन हो जाता है, जब भी बोलियों का क्षेत्रीय विभाजन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे विभाषा कहते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि राजभाषा क्या होती है। तो जैसे आप ये सुनते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो राजभाषा होती क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा, यहाँ पे हम देखेंगे राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा अथवा शासकीय कार्यालयों में कार्यवाही हेतु देश में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा का मतलब क्या है कि शासकीय कार्यालयों में, क्या लिखा है यहाँ पे, शासकीय कार्यालयों में कार्यवाही के लिए, शासकीय कार्यालयों में कार्यवाही के लिए जो भी भाषा का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राजभाषा। आपने देखा होगा कि विभिन्न शासकीय कार्यालयों में पत्र प्रपत्र के लिए या अनुस्मारक के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उस जिस भी भाषा का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। 1949 को क्या राजभाषा घोषित किया गया हिंदी को। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि इसी की स्मृति में 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी राष्ट्र में बहुमत के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, एक पूरे संपूर्ण राष्ट्र में बहुमत जनमानस के द्वारा एक भाषा बोली जाती है, उसी को राष्ट्रभाषा बोल दिया जाता है या राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रभाषा जो शब्द है, राष्ट्रभाषा जो शब्द है वो कहीं पे भी संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक आम जनमानस के रूप में आज के बोलते बोलते यहाँ पर राष्ट्रभाषा का एक नाम दे दिया गया, जो एक संपूर्ण राष्ट्र में बहुमत के द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे आपने बोली देख ली, उपभाषा देख लिया, भाषा देख लिया, विभाषा को समझ लिया, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। ये वाला पोर्शन आपको समझना चाहिए, ये किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ और किस तरीके से हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में आई। तो यहाँ पे हम चीज़ें जानेंगे। अब देखिए क्या होता है कि हिंदी का विकास में आप देखेंगे कि हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक संस्कृत भाषा के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद आया अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि संस्कृत भाषा क्या थी। तो संस्कृत भाषा जो थी, संस्कृत भाषा को देववाणी भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा जो थी वो हिंदी आर्य भाषा थी। ये हिंदी यूरोपीय परिवार का एक शाखा के रूप में आगे आई। अब आप देखेंगे कि हिंदी भाषा एक आदिकाल से चली हुई आने वाली भाषा है। आप देखते हैं कि अब हम प्राचीन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जहाँ पे ऋग्वेद की रचना किसमें की गई थी, ऋग्वेद की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा जननी भाषा भी कहा जाता है और भारत के 22 भाषाओं में भी इसको स्थान प्राप्त है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे संस्कृत भाषा के बाद एक भाषा आई, उसे बोला जाता था पाली भाषा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पाली भाषा का विभाजन जो था वो किस तरीके से था, भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि यूपी से लेके राजस्थान और हरियाणा, यूपी से लेके राजस्थान हरियाणा और यहाँ नेपाल यूपी से लेके कहाँ तक, मध्य प्रदेश तक पाली भाषा का विस्तार था। कहाँ, यहाँ से लेके आप देखेंगे कि पूर्व में यूपी से लेके पश्चिम में राजस्थान तक
और उत्तर के नेपाल यूपी से लेके मध्य प्रदेश के दक्षिण में कहाँ तक था, एमपी तक था, इसका विस्तार था। आपने ये भी पढ़ा होगा कि बौद्ध ने जो भी अपने रचना की है वो किस भाषा में की गई, पाली भाषा में की गई। उसके बाद भाषा का परिवर्तन रूप आया जिसे कहा जाता है प्राकृत भाषा। अब भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली गई। जब इनका विभाजन किया गया, जब अलग अलग बोलियों में विभाजन किया गया तो उसे किस रूप में कहा गया, वो क्या कहला गई, उसे बोला गया प्राकृत भाषा। उसे क्या बोला गया, प्राकृत भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राकृत नाम किसे दिया गया, जब बोलियों का अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन हो गया तो उन्हें कहा गया क्या, प्राकृत भाषा। अब हम आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे बोला गया है कि अपभ्रंश क्या कहलाता है। तो अपभ्रंश क्या कहलाता है, अपभ्रंश इस समय जो अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, इस समय साहित्य की रचना अत्यधिक रूप से इस भाषा में बढ़ गई, तो उसे ही कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। उसके बाद इसका अगला विभाजन आया अवहट्ट। अवहट्ट को किस रूप में बोला गया, ये अपभ्रंश का जो आगे वाला पार्ट है उसे ही अपभट्ट कहा गया। तो अवहट्ट 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक भारी मात्रा में साहित्य की रचना की गई। वो किस भाषा में की गई, अवहट्ट में की गई। अवहट्ट में की जाने के बाद, इसके बाद अब हिंदी क्या हुआ, हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में आना शुरू हो गई थी। उसके बाद प्राचीन हिंदी आई, मध्यकालीन हिंदी आई और आधुनिक हिंदी आई। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि प्राचीन हिंदी में बहुत सारे साहित्य की रचना की गई। मध्यकालीन हिंदी में मुख्यतः अवध, खड़ी बोली, अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा मध्यकालीन हिंदी में इनका प्रयोग किया गया। और आधुनिक काल में आप देखेंगे तो आधुनिक काल में बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो गद्य और पद्य में इनकी आधुनिक हिंदी में इनकी रचनाएं की। जैसे आपको मैं मुख्यतः जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे एक महाकवि हुए जिन्होंने आधुनिक हिंदी में अपने साहित्य की रचना की। तो यहाँ पे हमने देखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास किस तरीके से हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट, उसके बाद हिंदी का परिवर्तन प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में हुआ। इस तरीके से हिंदी आज जो वर्तमान स्वरूप में है वो इतने सारे उसमें आगे बढ़ते हुए आज आधुनिक हिंदी के रूप में हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि जो उपभाषा थी, हमने आपको बताया था कि उपभाषा किसे कहते हैं, जब बोलियों की साहित्य रचना होने लगे तो उसे ही उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब उपभाषा को 5 भागों में मुख्यतः तरीके से क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उपभाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से पहले नंबर पे आता है पश्चिमी हिंदी, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती है ना। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब हम देखेंगे कि इन उपभाषाओं के अंतर्गत इन्हें 17 बोलियों में विभाजित किया गया है। तो जैसे पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं और पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 2 बोलियां हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, वो है सबसे पहले आती है ब्रज भाषा, उसके बाद खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। अब आप जानते होंगे कि ब्रज भाषा मुख्यतः यूपी के क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मुरैना, भिंड, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली भी आप देखेंगे कि खड़ी बोली भी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली जो भाषा है वो आप देखेंगे, बुंदेली जो बोली है वो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, पन्ना, इन क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाती है। हरियाणवी जो है वो हरियाणा में बोलने जाने वाली एक बोली है। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी में हमने देखा कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी बोली जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो उपभाषा का दूसरा पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे तीन बोलियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि राजस्थानी हिंदी में चार बोलियां मुख्यतः आती हैं, वो है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अब मारवाड़ी और मेवाती है ये मरुस्थली क्षेत्र में बोली जाने वाली
मुख्य बोलियां हैं जो राजस्थान से संबंधित है। मालवी बोली मध्य प्रदेश के क्या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा है। यह मुख्यतः इंदौर, नीमच, रतलाम इन क्षेत्रों में भी मालवी भाषा बोली जाती है। तो ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मागधी और मैथिली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मगध का जो क्षेत्र था, जो बिहार वाला पार्ट था, उस क्षेत्र में ये बोली मुख्यतः तरीके से बोली जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बोली है? भोजपुरी, मगधी और मैथिली। अब आप देखेंगे कि पहाड़ी हिंदी क्या होती है। तो पहाड़ी हिंदी में दो है, एक पश्चिमी पहाड़ी है, एक मध्यवर्ती पहाड़ी है। तो पश्चिमी पहाड़ी में पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, उसमें दो बोलियां हैं। अब मध्यवर्ती पहाड़ी में आप देखेंगे तो मध्यवर्ती पहाड़ी में दो बोलियां हैं मुख्यतः, एक है गढ़वाली और दूसरी है कुमायूं, जो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि हिंदी की 5 उपभाषा है, जिसके अंतर्गत इसे कितने बोलियों में विभाजित किया गया है? वो 17 बोलियों में विभाजित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि अपभ्रंश के भेद होते हैं। अपभ्रंश को कितने भेदों में डिवाइड किया गया है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्यतः अपभ्रंश को 7 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो उसमें वो भेद कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। वो होता है सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खश, ब्राचड़, महाराष्ट्री और पैसाची। इस तरीके से अपभ्रंश को 7 भागों में विभाजित किया गया है। अब अपभ्रंश का मैंने बताया था आपको कि अपभ्रंश तब हुआ जब इसकी भारी मात्रा में एक साहित्य की रचना की जाने लगी उस समय में, और वो एक अलग अलग भागों में सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़, महाराष्ट्री और पैसाची, इस तरीके से इनको विभाजित किया गया और इन्हीं भाषाओं में अलग अलग तरीके से साहित्य रचना की जाने लगी। अब आप देखेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं, कौन कौन सी पार्ट आते हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये जो कुछ भाषाएं हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 5 में क्या होता है कि 3 मार्कर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से एमपीपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं या कौन कौन से पार्ट आते हैं। आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो जैसे पश्चिमी हिंदी भी सौरसेनी अपभ्रंश का पार्ट है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो काफी महत्वपूर्ण होगा। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से भेद हैं, उसमें भेद पूछ लेंगे आपसे कि 7 भेदों में कोई 3 भेद लिखिए, कोई 4 भेद लिखिए, ये चीजें पूछ ली जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो आती हैं बिहारी हिंदी, उड़िया, बंगला और असमिया। ये भाषाएं भी किसके अंतर्गत आती हैं? मागधी के अंतर्गत आती है। अब आप आगे देखेंगे कि अर्धमागधी के अंतर्गत माना जाएगा पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं या कौन कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आप देखेंगे जो खस अपभ्रंश था, खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आएगी? पहाड़ी हिंदी आएगी। ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी एक सिंधी, और महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी महाराष्ट्री। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक पैसाची अपभ्रंश भी है, उसके अंतर्गत आती है लहंदा या पंजाबी। तो इस तरीके से आप इनको 3 मार्कर के रूप में आप तैयार रखिएगा। यहाँ पे आपको 3 मार्कर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो आपको पूरे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो याद रखिएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ 2 चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानक भाषा या पारिभाषिक शब्दावली किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मानक भाषा क्या होती है। तो वह भाषा जो परिनिष्ठित व परिमार्जित होती है, यह भाषा का शुद्ध रूप होता है, इसे ही टकसाली भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मानक भाषा का एक व्याकरण होता है, उसे नियमित तरीके से लिखा जाता है, उसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं होती हैं। और टकसाली भाषा वो कही जाती है जिसमें राजपत्र या किसी भी तरीके का एक सरकारी कामकाज को प्रसारित या प्रकाशित किया जाता है, उसे कहा जाता है टकसाली भाषा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी किसी भी भाषा का जो शुद्ध रूप होता है उसे ही कहा जाता है मानक भाषा, और उसमें एक व्याकरण का भी एक पूर्ण स्वरूप होता है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती हैं, उन्हें कहा जाता है मानक भाषा। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि मानक भाषा के अंतर्गत ही कुछ लक्षण होते हैं। देखिए, अब मानक भाषा जो होती है वो सर्वमान्य होती है,
सर्वग्राही होती है। सर्वमान्य मतलब वो सभी जगह मान्य होती है। सर्वग्राह मतलब सभी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। और मानक भाषा की एक ऐतिहासिकता भी होती है, मतलब इतिहास से चली आ रही है, उसका सही तरीके से व्याकरण किस तरीके से उसका इतिहास में उपयोग किया गया उस तरीके से उसकी एक ऐतिहासिकता भी होती है। और भाषा की जीवंतता को बनाए रखने के लिए भी मानक भाषा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इसके एक प्रमुख लक्षण होते हैं। ये सर्वमान्य होती है, सर्वग्राहा होती है, ऐतिहासिकता होती है इसकी, और इसकी जीवंतता होती है। इस तरीके से इसको मानक भाषा बोला गया, और मानक भाषा के ये लक्षण अपन उसमें होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है। तो पारिभाषिक शब्दावली वो होती है वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द जो निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। और ये शब्द क्या होते हैं, ये शब्द मानक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वो एक स्थान पर सीमित ना होकर राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निश्चित अर्थ का बोध कराती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि परिपत्र, अब आप देखेंगे कि परिपत्र होता है, तो परिपत्र की एक निश्चित शब्दावली है। उसे जैसे आप इंग्लिश में देखा जाए तो उसे क्या बोला जाता है, सर्कुलर। ठीक है, इंग्लिश में इसे सर्कुलर, जैसे कभी भी परिपत्र या ऐसे पत्र की बात की जाएगी तो उसे सर्कुलर ही बोला जाएगा या परिपत्र ही बोला जाएगा। ऐसी ही शब्दावलियों को क्या कहा जाता है, पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह क्या होती है, मान्य होती है। तो यह और मानक भाषा को मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता दूं कि जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा ऋषि लिख देते हैं, और कई लोग ऐसा ऋषि लिखते हैं। अगर आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लोग इसे भी सही मानते हैं और इसे भी सही मानते हैं, लेकिन वो मानक भाषा के रूप में कब मानी जाएगी, तो अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में मानक भाषा के रूप में कौन सी सही है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, ऋषि, ऋ और शी, ये है मानक भाषा के रूप में, शुद्ध के रूप में मानी जाएगी। मतलब इसमें पूर्ण शुद्धता है और इसे ही मानक भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखी है दोस्तों कि मानक भाषा और पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका भाषा का रूप लेक्चर समाप्त होता है, जहाँ पे हमने बोली, विभाषा, भाषा और मानक भाषा, पारिभाषिक शब्दावली, फिर हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति किस प्रकार हुई हमने ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि किस किस तरीके से इसे अपभ्रंश में विभाजित किया गया है, किस अपभ्रंश में या किस उपभाषा में किस बोली का प्रयोग किया गया है, या किसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है, हमने इस लेक्चर में जाना। दोस्तों, हम आगे के लेक्चर में ये देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधि, जहां पर आपको हम क्या पढ़ाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों संधियों का पूर्णतः तरीके से आपको बताया जाएगा कि कौन सी संधि कब होगी, स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि में कितने नियम हैं, विसर्ग संधि और उनका संधि विच्छेद बताया जाएगा कि किस किस तरीके से किस सूत्रों का उपयोग करके आप संधि को पहचान सकते हैं या संधि का विच्छेद कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।